वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि हम सभी लोग अब प्रेरणा के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसके आगे के सिद्धांत अभी पढ़ने के बाकी थे। हम लोगों ने उसने अब्राहम मैस्लो को पढ़े, सिगमंड फ्रायड का हमने सिद्धांत पढ़ा और बाकी सिद्धांतों को देखे, मैकडूगल के लेते हुए सभी सिद्धांतों को। तो हम आगे की ओर चलते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे सिद्धांत समझ में आ रहे होंगे और सभी सिद्धांतों के आप पूरी तरह नोट्स भी बना रहे होंगे। तो यदि आपको कोई कभी भी दिक्कत हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी सिद्धांत नहीं समझ में आ रहे या जहाँ भी डाउट है उसे लिख दिया करिएगा। मैं उसे अगली क्लास में उसे कवर कर लिया करूँगा। यदि अगले सिद्धांत की तरफ चले तो अगला जो सिद्धांत है वो है आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत। और इसको देने वाले वैज्ञानिक थे आर्लो। और उन्होंने जो प्रयोग किया था इन्होंने बंदर पर। तो देखिएगा, हमारा अगला सिद्धांत वो आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत, और आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो हार्लो थे और इन्होंने प्रयोग बंदर पे किया था। और इनका प्रयोग भी बहुत ही मजेदार रहा है। एक सेकंड रुक जाइएगा। इन्होंने जो प्रयोग किया था बंदर पे किया था और इनका जो सिद्धांत था वो भी बड़ा ही मजेदार रहा था। इन्होंने क्या किया कि जो बंदर हुआ करते थे तो बंदरों को रोज खिलाते थे, खेलने के लिए उनको बिस्किट वगैरह देते थे खाने के लिए। जब वो बंदर खाने के बहाने उनके पास आते थे तो बंदरों को बिस्किट खिलाते थे और खेलते भी थे। तो इनको लगता था कि हर व्यक्ति कोई काम लालच में ही करता है। जैसे बंदर को हमेशा कुछ न कुछ आप दे रहे हैं खाने के लिए, जिसके लालच की वजह से वो पास आता, पास आने के बाद वो खेलता था। तो इनको हमेशा लगता था कि यदि उसकी प्रेरणा की वजह वो बिस्किट है जिसको वो खाने के लालच की वजह से पास आता है। और कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि इन्होंने बंदर को कुछ नहीं दे रहे थे तब भी बंदर उनके पास आता था, खेलता था और चला जाता था। तब उन्होंने उनके दिमाग में ये सिद्धांत आता है कि भले ही शुरुआत में व्यक्ति बंदर तक बिस्किट की लालच में खेलने के लिए आता हो, पर कुछ दिन बाद वो खुद से प्रेरित होकर या आंतरिक रूप से प्रेरित होकर वो लालच छोड़ देता है, बल्कि वो खेलने के लिए ही आना शुरू कर देता है। तो इन्होंने इसी बात को इन्होंने जब समझा तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया, आंतरिक प्रेरक सिद्धांत। उनका कहना था कि भले ही व्यक्ति लालच के स्वरूप किसी कार्य को करता है, पर कुछ दिन बाद वो खुद से या आंतरिक रूप से प्रेरित होकर उस कार्य को करना शुरू कर देता है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में इस बात को कहा कि भले ही व्यक्ति शुरुआत में किसी कार्य को भले ही व्यक्ति शुरुआत में किसी कार्य को आंतरिक रूप से प्रेरित होकर सॉरी भले ही व्यक्ति शुरुआत में किसी कार्य को लालच के कारण करता है, परंतु कुछ दिन बाद वह खुद से या आंतरिक रूप से प्रेरित होकर उस कार्य को करने लगता है। करने लगता है। तो देखिएगा, उनका जो सबसे बड़ी बात यही रहती है कि भले ही व्यक्ति शुरू में किसी कार्य को लालच बस कर रहा हो। जैसे बंदर था, बंदर जब हार्लो के पास खेलने आता था तो हार्लो उन्हें बिस्किट देते थे। वो बिस्किट की लालच में आता था, बिस्किट खाता और खेलता था। तो हार्लो को ये लगता था कि हर व्यक्ति किसी लालच की वजह से कार्य करता है। पर कुछ दिन बाद जब वो बिस्किट देना बंद किए, फिर भी बंदर आता था और उनके पास खेल के जाता था। तब हार्लो को लगा कि नहीं, भले ही व्यक्ति शुरुआत में किसी कार्य को लालच के कारण करता है, परंतु कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद वो आंतरिक रूप से प्रेरित होता है। कुछ दिन बाद वो खुद से या आंतरिक रूप से प्रेरित होकर उस कार्य को करने लगता है। ये कौन सा सिद्धांत? ये था आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत। और किसके द्वारा दिया गया था? हार्लो पर। प्रयोग किस पे किए थे? बंदर पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगले सिद्धांत पे चलते हैं। एक साइड हो जाते हैं हम।
अगले सिद्धांत की तरफ चले तो अगला सिद्धांत भी बड़े मजेदार है। अगले सिद्धांत का नाम है द्विकारक का सिद्धांत। द्विकारक का सिद्धांत, इसको देने वाले हैं हर्ज़बर्ग। द्विकारक का सिद्धांत, और इसको देने वाले हैं हर्ज़बर्ग। और हर्ज़बर्ग ने जो प्रयोग किया था, वो प्रयोग किया था 200 इंजीनियर पर। औद्योगिक समय था, 200 इंजीनियर के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। और हर जब प्रयोग के पहले ये सोचते थे कि जितने भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, इंजीनियर में जो कार्य कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहा है, पैसा कर रहा है, तो उसकी प्रेरणा का स्रोत इन्होंने इस बात के ऊपर सोचा कि कोई व्यक्ति जब कार्य करता है तो किस वजह से कार्य करता है, ताकि उससे और अच्छा कार्य लिया जा सके। तो शुरू में तो हर्ज़बर्ग का ये मानना रहता था कि कोई व्यक्ति यदि कार्य कर रहा है तो उसके प्रेरणा का स्रोत धन है, क्योंकि धन की वजह से ही कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, और यदि उसे अधिक धन दिया जाएगा तो अधिक ज्यादा प्रेरित होगा। पर उन्होंने जब 200 अच्छे इंजीनियरों का, जो ऊंची पोस्ट पे थे, अच्छा धन कमाते थे, जब अच्छे इंजीनियरों का उन्होंने इंटरव्यू लिया और उसके हिसाब से जब उन्होंने लिया तो वो पूरी तरह चौंक गए। क्योंकि इंजीनियरों का ये कहना था कि धन या वेतन जो उनको मिलता है, सैलरी, जो जो धन है, धन उनको सिर्फ स्ट्रेस से दूर रखता है, तनाव से दूर रखता है, वो उनको बाकी चीजों के तनाव से दूर रखता है। लेकिन उनकी प्रेरणा का स्रोत है सम्मान, पहचान, कि जो वो कार्य करेंगे उनकी वजह से उन्हें सम्मान मिलेगा, जो वो कार्य करेंगे उनकी वजह से उन्हें पहचान मिलेगा। तो उनकी प्रेरणा का स्रोत क्या रहता था? सम्मान और पहचान। और धन जो था उनको स्ट्रेस और बाकी चीजों से, तनाव से दूर रखता था। तो वही बात जब हर्ज़बर्ग ने 200 इंजीनियरों पे प्रयोग किया तो उन्होंने बताया, उनका कहना था कि पैसा हमें तनाव से दूर रखता है, तथा सम्मान, पहचान आदि चीजें हमें प्रेरित करती हैं। मतलब हर्ज़बर्ग जो मान के चलते थे कि नहीं, किसी व्यक्ति का यदि कोई कार्य कर रहा है, कहीं पे जॉब कर रहा है, तो उसका एक ही वजह होगा, प्रेरणा का स्रोत क्या होगा? धन या पैसा। पर बाद में उन्हें पता चलता है कि नहीं, पैसा तो सिर्फ तनाव से दूर रखने का जरिया है, स्वास्थ्य रखने का जरिया है, ताकि ज्यादा घर गृहस्थी का तनाव न रहे। पर उन्होंने बाद में समझा कि सम्मान और पहचान किसका काम करती है? प्रेरणा का। और प्रेरणा को, मोटिवेशन का। तो उन्होंने बोला कि इसमें दो चीजें होती हैं। एक बोला कि एक होता है संवर्धक कारक, एक को बोला उन्होंने संवर्धक कारक, एक को बोला प्रेरकीय कारण। संवर्धक कारक उन्होंने एक और नाम दिया, स्वास्थ्य प्रद कारक। देखिएगा, उन्होंने कहा दो चीजें व्यक्ति के जीवन में होती है, एक संवर्धक कारक, एक प्रेरकी कारक। और संवर्धक कारक बोलते हैं स्वास्थ्य प्रद कारक, जो स्वस्थ रखने में मदद करे, आपको तनाव, स्ट्रेस, बाकी चीजों से दूर रखने में मदद करता है। तो उन्होंने कहा कि जो धन होता है, अर्थात जो पैसा होता है, वो चीजें क्या है? संवर्धक कारक, वो व्यक्ति को तनाव से दूर रखती है। पर जो चीजें जैसे सम्मान हुआ, पहचान हुआ, ये सारी चीजें क्या होती हैं? प्रेरकी कारक। व्यक्ति को प्रेरित कौन सी चीजें करती है? सम्मान, पहचान, उसका कहीं निर्णय लेने की क्षमता, ये सारी चीजें। और जो धन और पैसा होते हैं, वो कैसा कारक होता है? संवर्धक कारक। तो उन्होंने बोला कि प्रेरणा जो होती है वो व्यक्ति को पैसे से नहीं मिलती, बल्कि मिलती किससे? सम्मान और पहचान से। और ये किसका रहता है? थ्योरी, सिद्धांत हर्ज़बर्ग का। इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, झट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो समझ गए ना। और इसी बात में उन्होंने एक चीज और बोला था, जो लाइन आता है उसी बात को लेके, कि वो लाइन आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि धन हमें तनाव मुक्त बनाता है, पर प्रेरित नहीं करता। ये भी, ये लाइन इन्हीं का है। पर प्रेरित नहीं करता, कि धन हमें तनाव मुक्त बनाता है पर प्रेरित करने का काम नहीं करता है। अगले सिद्धांत की तरफ चलेंगे तो अगला सिद्धांत जो है वो सिद्धांत है आपका वोल्स एवं कॉफमैन का सिद्धांत। वोल्स एवं कॉफमैन का सिद्धांत देने वाले कौन है? वोल्स और कॉफमैन है। इन्होंने कहा कि अप्रेरणा में दो प्रकार होते हैं। अप्रेरणा कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। और पहला टाइप होता है आपका सकारात्मक, जिसे इन्होंने बोला धनात्मक प्रेरणा। और दूसरा टाइप जो होता है वो होता है आपका नकारात्मक, जिसे इन्होंने बोला ऋणात्मक और प्रेरणा। और उन्होंने कहा कि सकारात्मक या फिर धनात्मक प्रेरणा आप इसके पहले पढ़े हैं, लेकिन ये उससे थोड़ा हट के है। वो सिद्धांत जो इनका थ्योरी जब समझने की कोशिश करेंगे तो उस चीज से थोड़ा हट के है। इन्होंने बोला जो प्रशंसा होता है या जो पुरस्कार होता है, ये कैसे प्रेरणा है? सकारात्मक। और नकारात्मक प्रेरणा में क्या है? जैसे दंड हुआ, किसी व्यक्ति की आप जब निंदा करते हैं, ये कैसे प्रेरणा होती है? नकारात्मक। तो इसके पहले भी आपने प्रेरणा प्रकार पढ़ा था जिसमें सकारात्मक था, नकारात्मक था, वो आंतरिक और बाह्य प्रेरणा थे। तो वो चीज अलग थी और ये चीज अलग है। तो दोनों को मिक्स मत करिएगा कि नहीं वहां पे सकारात्मक में पुरस्कार गलत हो जाता है, पुरस्कार देना गलत है, पर यहाँ सकारात्मक। ये वोल्स एंड कॉफमैन ने अपने हिसाब से बांटा था और ये चीजें अलग हैं। और जो आपने शुरू में पढ़ा था प्रेरणा प्रकार गैरी थॉमसन के अनुसार है, उससे पहले वाले में सकारात्मक नकारात्मक, वो चीज अलग है। तो देखिएगा, प्रशंसा और पुरस्कार इन्होंने बोला सकारात्मक है। और इनका कहना जो था वो सबसे सटीक बात ये, उन्होंने ये नहीं बोला कि नकारात्मक गलत है देना। इन्होंने बोला यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा करिए, उसको पुरस्कार दीजिए, ताकि वो उस अच्छे कार्य को और ज्यादा प्रेरित होगा, अच्छे कार्य को और ज्यादा कंटिन्यू रखेगा और ज्यादा उन अच्छे कार्यों को करेगा। पर यदि कोई बच्चा गलत कार्य करता है या कोई गलत कार्य करता है तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करिए? दंड का और निंदा का। और दंड और निंदा एक नकारात्मक पुनर्वलन बनेंगे और उससे इन अवांछनीय कार्यों से दूर करेंगे। इन अवांछनीय कार्यों क्या करेंगे? खत्म करने का कार्य करेंगे। तो समझिएगा कि वोल्स एंड कॉफमैन का जो कहना था, इनकी सीधी बात थी कि देखिएगा, सकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय कार्यों को या वांछनीय कार्यों के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है, परंतु नकारात्मक पुनर्बलन अवांछनीय कार्यों को खत्म करने का काम करती है, खत्म करने का कार्य करती है। तो सुनिएगा फिर से एक बार इनकी थ्योरी को समझिएगा। तो इनका जो कहना था वो सीधा सीधा था
यदि कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है और अच्छे कार्यों की तरफ बढ़ता है, तो आप उसकी क्या करेंगे? प्रशंसा, उसको क्या देंगे? पुरस्कार। और जो ये सकारात्मक पुनर्बलन बन के उन अच्छे कार्यों को करने के लिए क्या करेगा? व्यक्ति को प्रेरित करेगा, ताकि इन कार्यों को वो आगे भी करता रहे। पर यदि कोई बच्चा ऐसा काम है जो अवांछनीय कार्य हो, अवांछनीय कार्यों करता है, तो उसके लिए आप किस पुनर्बलन का कार्य करते हैं? नकारात्मक पुनर्बलन। और नकारात्मक पुनर्बलन का कार्य है कि वह अवांछनीय कार्यों को क्या करता है? अवांछनीय कार्यों को खत्म करने का कार्य करता है। तो ये उनका कहना था कि प्रेरणा में दो टाइप्स होते हैं, एक सकारात्मक पुनर्बलन को लेके, एक नकारात्मक को। सकारात्मक वांछनीय कार्यों को और ज्यादा प्रेरित करेगा, जो अच्छे कार्य है उस पर दीजिए ताकि वो बच्चों को और ज्यादा प्रेरित करे। और अवांछनीय कार्य जो होंगे, जो गलत कार्य होंगे, उसके लिए आप नकारात्मक पुनर्बलन दीजिए, जो उन्हें खत्म करने का क्या करेगी? कार्य करेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगले सिद्धांत पे चलते हैं। अगला सिद्धांत जो है उसको बोलते हैं एक्स वाई का, या इसी को बोलते हैं क ख का, या इसी को बोलते हैं अ ब का सिद्धांत। या सीधे से लिखा रहता है कि प्रेरणा का एक्स सिद्धांत, या इसी को भी लिख सकता है वो सीधे कि प्रेरणा का एक्स सिद्धांत। और इसको देने वाले जो हैं, इनका नाम है डगलस मैकग्रेगर। इनको देने वाले कौन है? डगलस मैकग्रेगर। और इन्होंने सीधे बोला कि प्रेरणा में दो प्रकार होते हैं। अब प्रेरणा में कितने प्रकार होते हैं? जो प्रेरणा होती है, अब प्रेरणा में दो तरह की प्रेरणा होती है। एक होती है एक्स, और एक होती है प्रेरणा कौन सी? वाई। या एक्स को ही बोलते हैं अप्रेरणा क, या इसी को बोल देंगे कौन सा? प्रेरणा ख। या इसी अप्रेरणा को बोलते हैं अप्रेरणा, और इसी अप्रेरणा को बोलते हैं कौन सी? प प्रेरणा। और उन्होंने कहा कि जो एक्स प्रेरणा होती है, जो आप दंड देते हैं या फिर निंदा करते हैं, ये सारी कौन सी प्रेरणा होती है? एक्स। और ये कैसी प्रेरणा है? नकारात्मक, देखी जाए। और जो वाई प्रेरणा होती है, कैसी प्रेरणा होती है? सकारात्मक, जिसमें आप बच्चों को प्रशंसा करते हैं, बच्चों को पुरस्कार देते हैं। ये कौन सी प्रेरणा हो जाती है? सकारात्मक। तो उन्होंने कहा कि प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक एक्स फैक्टर, एक वाई फैक्टर होता है। एक्स वाली जो प्रेरणा होती है वो नकारात्मक होती है, जैसे कि दंड हो गया, निंदा हो गया, शर्मिंदा करना, भय हो गया। दंड हो गया, निंदा हो गया, भय हो गया, ये सारी कैसी प्रेरणा में आती है? नकारात्मक में। और सकारात्मक वो प्रेरणा आती है जैसे प्रशंसा होगा, पुरस्कार हो गया, चीजें वही हैं। पर हर वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से उसके नाम को बदला है, और इसी चीज को आपको पकड़ना है, क्योंकि वो पूछेगा कि प्रेरणा का एक्स सिद्धांत किसने दिया, या एक्स प्रेरणा किसके अंतर्गत आती है। उसमें चार ऑप्शन देगा, किसी में दंड दिया रहेगा, बाकी में दंड नहीं दिया रहेगा। तो आपको ढूंढना रहेगा कि एक्स प्रेरणा कौन सी है, दंड वाली है कि बिना दंड वाली, प्रशंसा वाली है कि पुरस्कार वाली है। तो उस तरीके से बस आपको समझना रहेगा कि जो एक्स प्रेरणा है, इसी को कौन से प्रेरणा बोलते हैं? नकारात्मक। और जो सकारात्मक प्रेरणा है, इसी को डगलस ने क्या बोल दिया? वाह्य प्रेरणा। और उसी एक्स को अलग अलग शब्द बोल देते हैं, कोई एक्स प्रेरणा बोलता है, कोई क बोल देता है, कोई अ बोल देता है। और वाह्य प्रेरणा कोई ख प्रेरणा बोल देता है, कोई ब प्रेरणा बोल देता है। तो इन्होंने सीधी बात वही थी जो आपने सकारात्मक नकारात्मक पढ़ा था, उसके बस नाम को चेंज किया और एक टाइप्स में बांट दिया था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्द से।
या फिर आप उदाहरण में लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं इसके नीचे कि जैसे देखिए, यदि कोई एक्स रूप से प्रेरणा देनी होगी तो जैसे हम बोलेंगे ये कि बच्चा आलसी है, इसके लिए दंड आवश्यक है। तो कोई बोले कि ये बच्चा आलसी है, यह बच्चा आलसी है और इसके लिए दंड आवश्यक है, तो ये चीज किस तरह की प्रेरणा दे रहा है? नकारात्मक। पर यदि कोई बोले हर बच्चा सीखने के लिए उत्सुक होता है, पर सही मार्गदर्शन जरूरी है। देखिए, दोनों एक ही बच्चे को दिया गया प्रेरणा है, क्योंकि वो बच्चा सीख नहीं रहा था तो किसी ने बोला कि यह बच्चा आलसी, इसके लिए दंड जरूरी है। और एक तरह की प्रेरणा यह है कि हर बच्चा सीखने के लिए उत्सुक होता है, वह उसके लिए क्या जरूरी है? सही मार्गदर्शन। तो ये कैसे प्रेरणा में आ जाएगी? वाई या फिर सकारात्मक प्रेरणा में आ जाती है। तो इसको भी आप उदाहरण में लिख सकते हैं नीचे। अगले सिद्धांत पे चलें तो अगला सिद्धांत है उपलब्धि का सिद्धांत, या इसी को बोलते उपलब्धि या मांग का सिद्धांत। इसी का नाम है आवश्यकता आपूर्ति का सिद्धांत। कई नाम है कि जो आपको आवश्यक है, जिसकी आपको चाह है उपलब्धि की, उसका सिद्धांत। और इसको देने वाले हैं डेविड सी मैक्ली लैंड। इनको देने वाले हैं डेविड सी मैक्ली लैंड। डेविड सी मैक्ली लैंड। तो सुनिएगा, इन्होंने कहा कि उपलब्धि की चाह में, जो उपलब्धि होती है, जो चीज आप पाना चाहते हैं, उसकी चाह किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। इन्होंने कहा, और कहीं कहीं आवश्यकता आपूर्ति की जगह इस सिद्धांत का नाम ऐसे भी लिखा होगा, आवश्यकता संप्राप्ति का सिद्धांत। ठीक है, ये सभी एक ही के नाम है। और ज्यादातर आपको उपलब्धि का सिद्धांत पूछेगा, उपलब्धि मांग का सिद्धांत। तो देखिए, इनका जो कहना, जो सीधे कहना था कि उपलब्धि की चाह व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है।
और जहाँ प्रेरित है सिद्धांत किसका हो गया? अप्रेरक सिद्धांत। इन्होंने सीधे कहा कि आपको जिस चीज की चाहत होती, कोई आवश्यकता है जिसकी आपूर्ति करना है, या कोई उपलब्धि है जिसको चाहिए, तो उपलब्धि की जो चाहत होती है, उपलब्धि की जो चाह होती है, वह व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए क्या कर देती है? प्रेरित कर देती है। अब जैसे आपको यदि भोजन की आवश्यकता यदि आपको न मिले, या आप चाह रहे कि भोजन मिले तो सही तरीके से मिला तो मिला, नहीं मिला, तो आप उसकी चाहत में कोई भी कार्य कर जाएंगे। हो सकता है आप चोरी भी कर लें, मर्डर भी कर दें। तो वही उन्होंने बोला कि सारी अप्रेरणा की जड़ एक ही चीज है, उपलब्धि। यदि आपको जिस चीज की आवश्यकता होती है, जिसकी चाहत होती है, यदि उसकी कमी आपको खल रही है और आपको उसकी चाहत जागे कि नहीं हमें ये चीज चाहिए, तो आपको चाहिए, तो फिर वो चीज के लिए आप क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से प्रेरित हो जाएंगे। तो उन्होंने यही बोला कि उपलब्धि की चाह में व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए क्या हो जाता है? पूरी तरह प्रेरित हो जाता है। और इसी में इन्होंने उपलब्धि को भी दो तीन प्रकार में बांट दिया, कि जैसे व्यक्तियों की जो उपलब्धि है, जो चाहत होती है, इन्होंने ये भी बता डाला था कि जैसे किसी व्यक्ति की उपलब्धि होती है संप्राप्ति की, किसी व्यक्ति की उपलब्धि होती, किसकी चाहत होती है? संप्राप्ति की मांग होती है। संप्राप्ति की मांग में आ जाता है आपका जैसे धन, रोटी हुआ, कपड़ा हुआ, मकान हुआ, जो मतलब आपकी बेसिक जरूरतें, उसकी चाह होती है। किसी को चाह होती है सत्ता की, जैसे राजनेता। और किसी को चाह होती है संबंध की। तो देखिए, उन्होंने ये भी बताया, जैसे आपने देखा था कि अब्राहम मैस्लो का जब सिद्धांत उन्होंने बताया, पहले शारीरिक जरूरत होती है, उसके बाद सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, फिर बात पड़ती है सम्मान की जरूरत होती है, नहीं सॉरी, संबंध की पड़ती है। जब संबंध भी बन जाते हैं, सम्मान की जरूरत हो जाती है व्यक्ति को। जब सम्मान हो जाता है, तब आत्मसिद्धिकरण की स्टेप पे जाते हैं। वो जरूरत होती है हर स्टेप। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति की चाहत तीन प्रकार में बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि उसमें से जो एक प्रकार आता है वो सीधा रहता है, संप्राप्ति की मांग होता है। संप्राप्ति की मांग में जो उसके बेसिक जरूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान, धन, इसकी एक जरूरत होती है उसकी संबंध की, कि नहीं हमारे दो चार पांच लोग से अच्छे संबंध रहें, चार चार रिश्तेदार हर जगह ये। और सबसे लास्ट में एक संबंध, एक चाह होती है किसकी? सत्ता की। जो राजनेता, वो चाहते हैं कि नहीं दो चार लोग पे मेरा नियम कानून चले, अरे हम बोले कि नहीं ये चीज़ सही है तो सही है। अरे जरूरी नहीं कि हर राजनेता में ही ये चाहत में देखने को मिले। ये चीज़ जैसे आपके 10-15 दोस्त भी हैं, तो आप चाहते हैं कि नहीं 10-15 दोस्त मेरी हम बोल रहे हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे होना चाहिए, तो फिर होना ही चाहिए। तो वह आपको किसकी चाह हो जाती है तब? सत्ता की। तो वही उन्होंने बोला कि ये सभी वो चाहत होती है, ये उपलब्धि है जिसको व्यक्ति चाहता है। और उपलब्धि की चाह में व्यक्ति किसी कार्य को भी करने के लिए क्या होता है? प्रेरित। अरे आप सोचेंगे नहीं 10 दोस्तों मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात कही जाए, तो उसकी चाहत में पता चला आप रोज 10 दोस्तों को पार्टी देते रहेंगे, 10 दोस्तों को घुमाते रहेंगे, वो बोलेगा ऐसे, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको इस बात की चाह रहती कि नहीं वो 10 दोस्त मेरी बात को सुने। तो लिख लीजिएगा इसको। देखिए, अगला सिद्धांत जो है प्रत्याशा का सिद्धांत। इसको देने वाले थे विक्टर ब्रूम। विक्टर ब्रूम, इसको देने वाले कौन है? विक्टर ब्रूम। और किसका सिद्धांत? प्रत्याशा का। प्रत्याशा मतलब होता है कोई उम्मीद या आशा जो आप लगाए रहते हैं। इनका सीधा कहना था, यदि कोई मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, किसी चीज को पाने के लिए बार बार प्रयास कर रहा है,
तो सीधी बात है कि उसकी कोई ना कोई उम्मीद या आशा जुड़ी रहती कि इस मेहनत से हमें ये फल मिलेगा। यदि उस तरह के फल मिले जिस तरह की उसने उम्मीद लगाई थी, यदि वैसे फल व्यक्ति को मिलते हैं, तो यदि वैसे फल मिलेंगे तो जाहिर से व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए और ज्यादा क्या होगा, प्रेरित होगा। पर यदि वैसे फल नहीं मिलते तो व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। तो इन्होंने कहा, सीधे सीधे इन्होंने पहले तो ये इन्होंने बोल दिया कि जो अप्रेरणा होती है, अप्रेरणा दो बातों पर निर्भर करती है। आकर्षण और साथ में प्रत्याशा। पहला चीज कि जो कार्य आपको करना है या सीखना है या कुछ भी करना है, तो उस चीज के प्रति आपके अंदर आकर्षण कितना है, आप उसके अंदर रुचि कितना लेते हैं, पहली चीज ये। और दूसरी चीज, यदि आप उस कार्य को कर रहे हैं तो करते समय आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि नहीं इस कार्य के बाद हमें क्या फल की प्राप्ति होगी। ये दो चीजें हैं जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है, मोटिवेट करती है, प्रेरणा। विक्टर ब्रूम का यही कहना था प्रत्याशा के सिद्धांत पे कि दो चीजें होती हैं जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए बार बार क्या करता है, प्रेरित करता है। उसमें से एक होता है आकर्षण, कि उस कार्य के प्रति व्यक्ति की रुचि कितनी है, व्यक्ति का इंटरेस्ट कितना है ये। और दूसरी बात होती है प्रत्याशा, कि उसकी उम्मीद उस कार्य से कि उसके कार्य के बाद उसको क्या मिलेगा या किस फल की वो इच्छा कर रहा है, वो क्या उम्मीद लगा के बैठा है कि नहीं इस कार्य को यदि हम सफल हो जाएंगे तो हमें परिणाम स्वरूप ये मिलेगा। तो वो दो चीजें किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है, अब प्रेरित करती है। तो विक्टर ब्रूम के इसीलिए यहीं से आया इनका कौन सा, प्रत्याशा का सिद्धांत। और इन्होंने ये भी कहा, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट इन्होंने यह भी कहा इसी लाइन को, कि किसी कार्य को करते समय व्यक्ति के प्रत्याशा, या आप समझ सकते हैं इसको कि उम्मीद, जो उम्मीद लगा कर बैठता है, प्रत्याशा के अनुरूप, के अनुरूप फल, ज्यादा सटीक नहीं हुआ, के अनुरूप परिणाम प्राप्त होने पर व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। पर प्रत्याशा के अनुरूप परिणाम न मिलने पर व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होता। देखिए जाहिर सी बात है कि यदि आप गणित या कोई विषय पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो आप एक उम्मीद लगाते हैं कि नहीं इतना मेहनत किया तो इसके अनुसार परिणाम मिलेगा। तो यदि मिल गया तो आप प्रेरित हो जाते हैं पढ़ने के लिए। पर यदि सोच के चलिए कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और शुरू से ही दो क्वेश्चन लगाए, पहला नहीं लगा, दूसरा भी नहीं लगा, तीसरा भी नहीं लगा, तो आपको समझ में आता है कि जितना हमने मेहनत किया उसके अनुसार परिणाम नहीं मिला, तो अब आगे के क्वेश्चन आपको लगाने की इच्छा नहीं होती है। तो वही चीजें को व्यक्ति फिर प्रेरित नहीं रहता है। यदि मोटिवेट रहता तो ना आता रहे तब भी 20 तक लगा डाले। पर यदि उन्होंने कहा कि जो प्रत्याशा है, जो उम्मीद है, यदि उसके अनुरूप व्यक्ति को रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो व्यक्ति जाहिर सी बात है उस कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। और उसकी जो उम्मीदें हैं यदि उसके अनुसार रिजल्ट मिल रहा है तो व्यक्ति कार्य करने के लिए क्या होगा, अब प्रेरित होगा। तो यहाँ मोटिवेशन जो प्रेरणा वो टोटल एक बात पे जोड़ी है कि जो प्रत्याशा, जो उम्मीद व्यक्ति लगा के बैठा है उसके अनुरूप रिजल्ट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। और इसीलिए सिद्धांत का नाम पड़ा किसका, प्रत्याशा का सिद्धांत। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
और विक्टर ब्रूम में ही, उन्हीं के थ्योरी में उन्होंने कुछ बातें और बताई, कुछ शब्द थे जो समझ लीजिएगा। जैसे एक शब्द कर्षण, एक शब्द तो आप समझिएगा प्रत्याशा क्या होता है, और एक शब्द होता है यांत्रिकता। तो देखिएगा कि विक्टर ब्रूम में जो चीजें थी उन्होंने तीन चीज बताए। एक शब्द होता है कर्षण, प्रत्याशा या यांत्रिकता, या यांत्रिकता कहीं से कहीं ये लिखता है निमित्तता, समझिएगा। कर्षण देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कर्षण प्लस भी हो सकता है, कर्षण क्या हो सकता है माइनस भी। देखिए कर्षण शब्द का सीधा यदि आपको बताऊं तो यह शब्द कोई नया नहीं है। एक आप समझ सुने होंगे प्रतिकर्षण, और एक शब्द पढ़ते हैं आप आकर्षण। मात्रा ही गलत हो जा रहा है। देखिएगा, एक प्रतिकर्षण एक आकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब होता है जो चीज पसंद ना है वो चीजें प्रतिकर्षण का काम करती हैं। जो चीज दूर कर दे आपको किसी चीज से, जैसे आप किसी कार्य को करना चाहते हैं, यदि प्रतिकर्षण होगा तो आप उससे और दूर होते जाएंगे। तो प्रतिकर्षण मतलब जो चीज माइनस वाला सेंस देता है, नेगेटिव सेंस से जो आपको चीजों से दूर कर रहा है, प्रतिकर्षण होता है। आकर्षण आपको उस चीज की ओर क्या ले जाता है, नजदीक, जो कि पॉजिटिव होता है। और इसीलिए इन दोनों में से इस शब्द को उठा लिया और वही बोला गया कि कर्षण दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस माइनस सेंस वाला, एक कौन सा प्लस सेंस वाला। तो समझ गए होंगे कर्षण क्या होता है, समझ गए कि नहीं कि कर्षण क्या होता है। तो एक शब्द उन्होंने दिया कर्षण, जो कि ये बताता है कि व्यक्ति किसी कार्य को करने की इच्छा रखता है या नहीं रखता है। और दूसरा सेंस होता है प्रत्याशा, कि व्यक्ति क्या उम्मीदें रखता है। और तीसरा से यांत्रिकता निमित्तता, कि इसमें व्यक्ति ये देखता है क्या मैं इस कार्य को कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, या इस कार्य को पूरा करने की क्षमता रखता है कि नहीं। उन्होंने कहा देखिए शुरुआत कैसे होगी, पहला चीज कर्षण, कि कर्षण मतलब होता है पसंद नापसंद, कि व्यक्ति, जैसे हम उदाहरण स्वरूप माने कि कोई व्यक्ति की सोच क्या होती है उस चीज के अंतर्गत, कि कर्षण में ये रहेगा कि क्या यह कार्य इस तरीके से, आपको समझो, एक सेकंड रुक जाइए। कर्षण में रहता है, इस बात की व्याख्या की जाती है कि कार्य व्यक्ति को पसंद है या नहीं। अब व्यक्ति को कार्य पसंद होगा क्यों, उसकी एक वजह है कि इस कार्य से, यदि देखिए व्यक्ति, आपको कोई कार्य क्यों पसंद होता है, पहला चीज कि आपको लगता है कि नहीं हम उस कार्य को कर लेंगे, एक ये। और दूसरा चीज आपको लगता है कि नहीं हमको इससे इस चीज की प्राप्ति होगी, तो वो चीज होती है कर्षण, जो आपको उसकी तरफ खींचने की कोशिश करती है। और दूसरी चीज प्रत्याशा होती है कि इस कार्य को करने से वांछनीय परिणाम की प्राप्ति होगी या नहीं। होगी या नहीं। और तीसरी है यांत्रिकता, जिसमें यह होता है क्या मैं इस कार्य को करने की क्षमता रखता हूं या इसे पूरा कर सकता हूं, यह होती है यांत्रिकता। देखिए उन्होंने जो बात कही वो सीधे सीधे थी, दो तीन बात थी। देखिए पहला कर्षण, कि पसंद नापसंद की बात है, कि आप उसके साथ अट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। और अट्रैक्ट होंगे किसी कार्य व्यक्ति को पसंद है या नहीं है, ये उसकी सोच पे निर्भर करता है। जैसे हो सकता है कि कार्य किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता। और पसंद होने की वजह क्या होगी, कि आपको पता होगा इसके बाद हमको ये परिणाम मिलेगा, तो परिणाम हमको पसंद है तो भाई हमें पसंद आएगी ये बातें। तो पहली जो चीज आती होती है कर्षण,
कि नहीं ये चीज हमको पसंद है तो हम इस कार्य को करेंगे, और नहीं पसंद है तो इस कार्य को नहीं करेंगे। अब मान लीजिए पसंद भी आ गई, तो दूसरा जो उसके दिमाग में बात उठती है वो कौन सी होती है? प्रत्याशा। उन्होंने कहा ये सोच है कि पहला कर्षण कि चीजें पसंद है या नहीं है। यदि पसंद है, पसंद है, तो दूसरी बात उसके दिमाग में ये उठती है कि इस कार्य को करने से वांछनीय, मतलब जो हमें इच्छा कर रहा है वो परिणाम मिलेगा या नहीं, फिर नहीं मिलेगा। अरे हमारे दिमाग में ये है कि नहीं इस कार्य को करने से जो हम चाह रहे हैं वो चीजें नहीं मिलेंगी, तो व्यक्ति भी उस कार्य को नहीं करेगा। लेकिन हाँ, यदि उसको ये लगा कि नहीं इस कार्य को करने से जो हम लक्ष्य चाहते हैं, जो वांछनीय परिणाम चाहते हैं, वो चीजें हमको मिल जाएंगी, तो व्यक्ति उस कार्य को करेगा। तो प्रत्याशा मतलब उम्मीद, जो उम्मीद लगाता है कि नहीं हमको इस परिणाम की प्राप्ति होगी, यदि उसको लगेगा कि नहीं हमें इस परिणाम की प्राप्ति हो सकती है, तो जाहिर सी बात है दूसरा स्टेप से भी आगे बढ़ेगा कि ठीक है भाई इस कार्य को करेंगे, हमको ये परिणाम मिल जाएगा। तो तीसरी चीज में आती है यांत्रिकता या निमित्तता, कि ये तो ठीक है भाई कि काम भी पसंद है और ये भी लग रहा है कि नहीं इस कार्य को करेंगे तो ये लक्ष्य मिल जाएगा। लेकिन तीसरा स्टेज जो सबसे भारी चीज आती है वो ये आती है, क्या इस कार्य को करने की क्षमता है हमारे अंदर या नहीं, इस कार्य को पूरा लास्ट परिणाम तक पहुंचाने की, पूरी लक्ष्य तक पहुंचाने की क्षमता है या फिर नहीं है। तो ये चीज होती है, उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें होती है जो व्यक्ति को क्या करती है, मोटिवेट करने का कार्य करती है। जैसे कर्सर की बात की जाए, एक उदाहरण स्वरूप माना जाए, तो जैसे आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की, एक टीचर लाइन की, तो पहला चीज यही आएगा कि टीचर बनना आपको पसंद है या फिर पसंद नहीं है। देखिएगा, टीचर बनना आपको पसंद है या नहीं है, और टीचर बनना नहीं पसंद है तो आपकी इच्छा कभी भी यूपी टेट को पढ़ने की करेगी ही नहीं। पर यदि आपको टीचर बनना पसंद है, तो दूसरी जो बात आएगी कि जो आप कार्य करने जा रहे हैं, चाहे यूपी टेट की पढ़ाई या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक बात उठेगी कि नहीं इस कार्य को करने से जो परिणाम चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, ये चीज हमको प्राप्त होगा या फिर नहीं होगा। जैसे आप ठीक है टीचर बनना पसंद, अब तैयारी में आप जुटे, आपको कई कार्य मिले कि नहीं इस विषय को भी पढ़ना है, इस विषय को भी पढ़ना है, तो होता ना एक प्लानिंग लगाते कि नहीं हम इसको इस तरीके से यहाँ से पढ़ेंगे। तो जब पढ़ते समय आपको लगता है नहीं इस कार्य को कर लेंगे, जो सारी पढ़ाई वाली चीज है, मतलब पढ़ाई जो करनी है आपको, कि इस कार्य को कर लेंगे तो हम टीचर बन जाएंगे। यदि आपको ये चीज समझ में आ गई कि नहीं हमको ऐसे पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, तो इस चीजों को हम पढ़ लेंगे तो टीचर बन जाएंगे, तो आप इस बात की उम्मीद लगा ली कि नहीं यदि हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि हम टीचर बन जाएंगे। यदि ये बात दिमाग में उठेगी तब तब प्रत्याशा में पास हुए। और जैसे ही आपके दिमाग में ये बात है कि नहीं हम इसको पढ़ने के बाद क्या पता बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सब तो पढ़ ही के बैठे हुए हैं, बीटीसी बीएड किए हुए हैं, इतना भीड़ है कैसे होगा, वैकेंसी इतने साल से नहीं आ रही, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जहां आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आई, आपकी उम्मीदें प्रत्याशा वहां पे क्या हो जाती है, डाउन। और जैसे ही डाउन आई, तो डाउन होने के बाद आप प्रत्याशा में खत्म हो जाएंगे, वहीं से आप मोटिवेट होना क्या हो जाएंगे, बंद। तो देखिए जैसे ही आपको लगा कि नहीं इस पढ़ाई करने के बाद हम बन सकते हैं, तो वैसे भी आपका प्रत्याशा का स्टेज क्या हो जाता है पूरा। लेकिन सबसे लास्ट स्टेज आता है कौन सा होता है, यांत्रिकता या निमित्तता का। यांत्रिकता या निमित्तता के स्टेज में ये होता है कि आपने सोच तो लिया कि नहीं इस कार्य को करना है, पसंद भी है, इस कार्य को करने से मैं बन भी सकता हूं, पर सबसे बड़ी चीज होती है कि आपने सिलेबस देखा, आपने देखा कि नहीं इसमें प्रेरणा के 17 सिद्धांत पढ़ने, ये चीजें याद करनी है, तो आपके दिमाग में ये बात आती है कि नहीं हम इस कार्य को कर सकते हैं या नहीं। जैसे लगता है कि नहीं हमको ये चीजें नहीं याद होगी, हम याद करने वाले मटेरियल में से नहीं है, याद होगा कि नहीं याद होगा, साइकोलॉजी में इतना दुनिया भर का है, याद कैसे करेंगे। तो जहां यदि आपको लगा कि नहीं मैं इस कार्य को कर सकता हूं, मैं इस कार्य को कर सकता हूं, तब तो सही है, आप क्या हो जाएंगे, मोटिवेट। लेकिन यदि आपके दिमाग में जरा भी नेगेटिव बात आई कि नहीं मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो वैसे ही आपके अंदर जैसे ही ये बात है कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, वैसे ही ये नेगेटिव थॉट आपको पूरी तरह मोटिवेशन से क्या कर देगी, दूर कर देगी। और यही विक्टर ब्रूम समझाना चाहते थे कि हर चीज के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो आपको कार्य पसंद हो, पर आप लास्ट स्टेज पे जाते हुए आपको लगा कि नहीं मैं इस कार्य को करने की क्षमता नहीं रखता हूं, तब भी वो चीज आप कर नहीं पाएंगे। जरूरी नहीं कि सिर्फ पसंद ही डिपेंड करता है, तो कर्षण हुआ, प्रत्याशा हुआ, यांत्रिकता, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं किसी कार्य को करने की क्षमता के ऊपर, किसी कार्य का पसंद, या उस कार्य से जो आप परिणाम चाहते हो उस परिणाम को उम्मीद लगाना। ये सारी चीजें आपको मोटिवेट करती हैं किसी कार्य को करने के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तो देखिएगा आज के सेशन में आपने इतना पढ़ा, अभी इसके और भी सिद्धांत बचे हुए हैं, कई सिद्धांत हैं, पर चूंकि अभी क्लास रिकॉर्डेड चल रही है तो यही बात रहेगी कि लाइव जल्द लेके आएंगे, पर अभी क्लास जिस तरह से रिकॉर्डेड चल रही है तो यही बात रहेगी कि आप पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद आपको जहां भी लगता होगा कि फला टॉपिक समझ में नहीं आया या ये डाउट रह गया है या आपकी जो भी राय रहेगी, तो उस राय को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, चाहे नेगेटिव सेंस में हो चाहे पॉजिटिव सेंस में, चाहे जैसे भी हो, या कमी हो कोई पढ़ाने में या आपको लगता नहीं इस तरीके को इसे पे थोड़ा ज़्यादा जोर देना चाहिए, चीज़ें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो एक बार उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। जैसे ही अगली वीडियो में डालूंगा तो अगली वीडियो में आपको पहले उसका सोल्यूशन दे दिया करूंगा, और सोल्यूशन देने के बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू किया करूंगा। तो इसी के साथ जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, और चिंता मत करिए, वीडियो रेगुलर रहेंगे, पूरा का पूरा साइकोलॉजी कवर करवाया जाएगा, और कहीं से भी एक भी नंबर नहीं छूटने वाला, प्रैक्टिस सेट तक ही करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ बने रहिएगा। गुड लक।